हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद नए चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल। आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 30 लेने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 29 में बात की जाए तो मैंने आप लोगों को 16 महाजनपद के बारे में बताया था और उसमें मैंने बताया था कि जो मगध महाजनपद था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो आज हम जो मगध महाजनपद में, मगध साम्राज्य में जो डायनेस्टियाँ आई उनके बारे में बात करेंगे, अर्थात जो वंश आए उसकी बात करेंगे। और अगर वंश की बात की जाए, डायनेस्टी की बात की जाए, तो डायनेस्टी में सबसे पहली डायनेस्टी आपकी हर्यक वंश अर्थात हर्यक डायनेस्टी आई। और हर्यक डायनेस्टी जो थी, हर्यक डायनेस्टी में अगर इसके समय की बात की जाए तो 544 बीसी से समथिंग 412 बीसी तक, कहीं कहीं पे 413 बीसी तक मिलता है, लेकिन 544 बीसी से 412 या 413 बीसी तक देखने को मिलता है। इसमें कई सारे राजा है, कई सारे पितृहंता जिनको बोला गया, वैसे राजा जो अपने पिता की हत्या की हुई थी उनके बारे में भी बताएंगे। और अगर बात की जाए हर्यक डायनेस्टी की, तो हर्यक डायनेस्टी में सबसे पहला जो आपका किंग था वो बिंबिसार था। आपको बताएं, बिंबिसार जो था उसने कैपिटल अपनी राजगिरी या राजगृह बनाई थी, जो कि बिहार में है। और इसका शासनकाल, अगर शासनकाल भी कोई पूछ ले तो आपको बताएं, इसका जो शासनकाल था वो 544 बीसी से समथिंग 412 बीसी तक था। आपको बताएं, इसमें कई सारी बातें ऐसी थी जो मैंने पहले भी बताई थी। आपका जैसे बुद्ध का जन्म और महावीर का जन्म, दोनों लोगों का जन्म इन्हीं के टाइम पे हुआ, इन्हीं के काल में हुआ। और उन्होंने अपने अपने धर्म का प्रचार किया, धर्म का प्रसार किया, सारी बातें की इन्हीं के सामने। और जब इनका बेटा जो था गद्दी पर था, अर्थात अजातशत्रु जब गद्दी पर था, उस टाइम पे गौतम बुद्ध का देहांत हुआ था। तभी उसके बाद में उसने जो है पहला बौद्ध सम्मेलन बुलाया था। तो आज हम इन्हीं जो हर्यक डायनेस्टी में जितने भी राजा थे उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले राजा की बात की जाए हर्यक डायनेस्टी में, तो हर्यक डायनेस्टी में सबसे पहला राजा बिंबिसार था, अर्थात हर्यक वंश। और हर्यक वंश का समय देखा जाए तो हर्यक वंश का समय जो है वो 544 बीसी से 412 या 413 बीसी तक देखने को मिलता है हर्यक डायनेस्टी में। इसमें अगर सबसे पहले राजा की बात की जाए तो वो आपका सबसे पहला राजा जो था वो बिंबिसार था। और बिंबिसार का जो शासनकाल था वो समथिंग 544 बीसी से 492 बीसी तक था। ये सबसे पहला राजा था। और हर्यक वंश जो था, इसने अगर कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल इसने आपको बताएं वो राजगृह, कहीं कहीं पे राजगिरी भी देखने को मिलता है। और इसका जो उत्तराधिकारी बना वो इसका बेटा था। तो इसका बेटा जान लेते हैं, अजातशत्रु था। अजातशत्रु जो कि पितृहंता था। पितृहंता अर्थात पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था।
अभी इसके बारे में सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले शासनकाल जान लेते हैं, कब से कब तक किसके रहे हुए हैं। तो अजातशत्रु की बात की जाए तो अजातशत्रु इसका बेटा था, जो कि समथिंग 492 बीसी से 460 बीसी तक इसका शासनकाल रहा। इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी जो था इसका बेटा था, और इसके बेटे ने भी क्या किया था, अपने पिता अर्थात अजातशत्रु को मारकर गद्दी पर बैठा था। इसका बेटा जो था वो उदयन था। और उदयन को भी पितृहंता ही मानेंगे, क्योंकि पितृ अर्थात पिता की हत्या की, पितृ अर्थात पिता और हंता अर्थात मारा, अपने पिता को जो मार के गद्दी पे बैठा उसे पितृहंता बोला गया। अगर इसके शासनकाल की बात की जाए तो समथिंग 460 बीसी से 444 बीसी 444 बीसी तक माना जाता है। और हर्यक डायनेस्टी में इन तीन की अधिकतर बात की जाती है। उसके बाद में अगर चौथे की बात की जाए तो चौथा भी था। चौथा जो था वो अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध या अनुरुद्ध बोला जाता है। इसका उत्तराधिकारी अनिरुद्ध था, और इसका जो शासनकाल था वो समथिंग 444 बीसी से अर्थात 444 बीसी से 440 बीसी तक था। और उसके बाद में 5वें नंबर पे आपका आता है मुंडा। आपको बताएं, मुंडा जो था, मुंडा का शासनकाल ज़्यादा नहीं था। मुंडा इसका उत्तराधिकारी था, जो कि 440 बीसी से 437 बीसी तक था। छठे नंबर पे आपका आता है नागदासक। नागदासक का जो समय था वो 437 बीसी से 412 या 413 बीसी तक मिलता है। नागदासक की बात की जाए तो नागदासक जो था वो इस डायनेस्टी का लास्ट किंग था। इसमें अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु की बात की जाए तो अजातशत्रु की 16 पत्नियां थीं, और 16 पत्नियों के लड़के भी थे, अर्थात जो उनकी संतानें थीं, उनकी संतानें, सारी संतानें जो है गद्दी पाना चाहती थीं। अर्थात जैसे ही पिता की मृत्यु होगी वैसे ही वो सारे के सारे सोचते थे कि हमें गद्दी प्राप्त हो। लेकिन आपको बताएं, जो इसका बेटा अजातशत्रु था, इसने क्या किया, अपने पिता की हत्या की और गद्दी पर बैठ गया था। फिर उसके बाद में जब ये गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठने के बाद इसने दो जो है अस्त्र शस्त्र बोल सकते हैं उनकी खोज की। पहला तो रथ मूसलक बोला जाता है। आपको रथ मूसलक अगर देखना है तो बाहुबली फिल्म में देखने को मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से आगे रथ के आगे लगा होता था, और कोई अगर व्यक्ति पड़ता था उसके सामने तो क्या होता था कि वो सर को धड़ से अलग कर देता था। रथ मूसलक का काम था।
और रथ मोसलक को इसी ने खोजा हुआ था। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन करें, देन हम आगे बताते हैं आपको। अब हम अजातशत्रु की बात कर लेते हैं। अजातशत्रु की बात की जाए तो इसने अपनी राजधानी, मैंने बताया, राजगिरी या राजगृह को बनाया था। और बताएं, इसने अंग प्रदेश को जीता था और मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया था। अंग साम्राज्य को अर्थात अंग प्रदेश को जीता और मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। बिंबिसार को जैन और बौद्ध धर्म की टेक्स्ट बुक जो थी उसमें इसे श्रेणी कहा गया है। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने पहले भी बताई हैं, लेकिन कुछ जो रह गई होंगी बिंबिसार के बारे में, वो सारी बातें हम आपको इसमें बता देंगे। आपको बताएं कि इसका एक राजवैद्य था जिसका नाम जीवक था। ये जो जीवक था वो अवंती नरेश प्रद्योत का इलाज करने के लिए जो है गया था, इन्होंने बिंबिसार ने भेजा था। और यही जीवक अर्थात इनका राजवैद्य जो जीवक था, इसने महात्मा बुद्ध का भी इलाज करने के लिए ये गया हुआ था। लेकिन आपको बताएं, महात्मा बुद्ध को बचा नहीं पाया था ये। उसके बाद में अगर बात की जाए इसकी पत्नियों की, तो इसकी पत्नियां 16 थीं और इसकी जो 16 पत्नियां थीं उनके संतानें थीं। वो सारी संतानें चाहती थीं कि पिता के बाद हमें राजगद्दी प्राप्त हो या हम राजगद्दी पर बैठ जाएं। लेकिन होता क्या है कि अजातशत्रु जो इसका बेटा था, उनमें से इसने क्या किया कि पिता की हत्या कर दी, अर्थात बिंबिसार को मार दिया। और जैसे ही मारता है उसके बाद में तुरंत गद्दी पर बैठ जाता है। तो सबसे पहले हम बिंबिसार के बारे में लिख लेते हैं। बिंबिसार की बात की जाए तो इसने जो जीता वो अंग प्रदेश को जीता। और इसकी 16 पत्नियां थीं। और बताएं, जैन और बौद्ध टेक्स्ट बुक में बौद्ध टेक्स्ट बुक में इसे श्रेणीय कहा गया है। जैन और बौद्ध टेक्स्ट बुक में इसे श्रेणी कहा गया है। अगर इसके राजवैद्य की बात की जाए तो राजवैद्य जो था वो जीवक था। और अगर इसकी बात की जाए तो इसने अवंती नरेश प्रद्योत का इलाज किया था। और दूसरे महात्मा बुद्ध का इलाज किया था, लेकिन इन्हें बचा नहीं पाया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में इसका बेटा आया। इसका बेटा जो था अजातशत्रु। अजातशत्रु की बात की जाए तो अजातशत्रु 492 BC से 460 BC तक रहा। 492 BC से 460 BC तक रहा। और इसे अगर बात की जाए तो इंडियन हिस्ट्री में
पिता की हत्या अर्थात पितृहंता पहला राजा मानेंगे, पहला ऐसा राजा जिसने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा हो। और उसके बाद में इसीलिए इसे कुड़िक भी कहा गया है। कुड़िक, कुड़िक का मतलब होता है क्रूर शासक। तो ये क्रूर शासक था, बहुत ही क्रूर शासक था अजातशत्रु। उसके बाद में इसने कौशल नरेश को हराया। कौशल नरेश को हराकर क्या करता है, कौशल नरेश प्रसेनजित या प्रसेनजीत भी कहीं लिखा होता है। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत को ये क्या करता है, हरा देता है। उसके बाद में आपको बताएं, जब कौशल नरेश प्रसेनजीत को हरा देता है तो उसकी बेटी से यह शादी कर लेता है और दहेज में, काशी गांव दहेज में लेता है। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन करें, देन हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रसेनजीत को हराने के बाद में उसकी बेटी से शादी कर लेता है। बेटी से शादी करने के बाद में ये क्या करता है, दहेज में जो लेता है, काशी नामक गांव ले लिया था, दहेज में लिया था इसे। और इसने 2 शस्त्रों की खोज की थी। तो सबसे पहला जो हथियार था वो रथ मुसलक था। रथ मुसलक की खोज इसने की। आपको बताएं, रथ मुसलक करता क्या था कि अगर तलवार के टाइप में, अर्थात रथ के आगे लगा होता था, रथ के आगे लगा होता था, और अगर कोई व्यक्ति आ जाता था सामने तो उसे, उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता था। और दूसरे की बात की जाए तो महाशिला कंटक, महाशिला कंटक की भी खोज इसने की। और आपको बताएं, महाशिला कंटक जो था वो, महाशिला कंटक का काम था कि बड़े बड़े गोले, पत्थर के गोले, क्योंकि पहले तोप के टाइप का ही था, लेकिन पहले बारूद वगैरह नहीं थी, तो पत्थर के गोले खूब दूर तक फेंकता था, बड़े बड़े गोले। महाशिला कंटक का काम ये था। आपको अगर इन दोनों चीज़ों को देखना है तो आप इन्हें, बाहुबली जो मूवी है उसमें आप देख सकते हैं, दोनों हथियारों का यूज हुआ है उसमें। तो तोप के तरीके का था। उसके बाद में इसके जो काम थे, और इसको जो है, अगर इनकी बात की जाए तो ये एक बार एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो अजातशत्रु था उसने कौन कौन से 2 हथियार खोजे थे। तो आपको लिखा होगा वहाँ पे, ऑप्शन होंगे, रथ मुसलक और महाशिला कंटक। तो यही दोनों थे। उसके बाद में इसका बेटा उदयन आता है। उदयन ये भी क्या था, पितृहंता था। और इसका जो एज था वो समथिंग 460 बीसी से 444 बीसी तक था।
उदयन की बात की जाए तो इसने भी अपने पिता को मारा था और इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र आज का पटना। सबसे पहले पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। और अगर इसकी बात की जाए तो इसका पुराना नाम कुसुमपुर था। तो ये बातें थी उदयन के बारे में। इसे अगर बात की जाए तो यूनानी भाषा में, यूनानी लैंग्वेज में पाटलिपुत्र को पोलीबूथ कहा गया है। और उसके बाद में अगर आता है तो नागदासक आता है, जो कि नागदासक सबसे लास्ट किंग था। तो ये बातें थी उदयन के बारे में। और उसके बाद में नागदासक की बारी आती है। नागदासक की बात की जाए तो नागदासक इस वंश का, हर्यक डायनेस्टी का सबसे लास्ट किंग था और ये सबसे बदनाम किंग था। सबसे बदनाम किंग इसलिए था क्योंकि ये सही से सत्ता को चला नहीं पाता था। तो आप सबसे पहले इसे नोट डाउन करें, देन नागदासक के बारे में हम बताते हैं आपको। नागदासक की बात की जाए तो नागदासक सबसे लास्ट किंग था। नागदासक का समयकाल समथिंग 437 बीसी से 412 बीसी तक था। नागदासक जो था वो सबसे बदनाम किंग था, सबसे ज़्यादा बदनाम था। इसलिए इसे जनता ने क्या किया था, भगा दिया था। इसकी सत्ता से इसे हटा दिया गया था और जनता ने ही हटाया था। उसके बाद में जैसे ही इसे जनता ने हटाया इसके शासन से, इसकी सत्ता से, इसका सेनापति एक था शिशुनाग। जैसे ही नागदासक को यहाँ से हटाया जाता है, उसकी गद्दी से हटाया जाता है, जनता इसको अपनी गद्दी से हटाती है, नागदासक को जनता सत्ता से उखाड़ फेंकती है। वैसे ही उसके तुरंत बाद में इसका सेनापति शिशुनाग को बैठा देती है और वहीं से शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। तो मैंने आज आप लोगों को हर्यक डायनेस्टी के बारे में बताया कि हर्यक डायनेस्टी में कौन कौन से किंग थे, उनका समयकाल क्या था, उन्होंने कैपिटल कौन सी बनाई, सारी बातें बताई। और अब हम अगली क्लास में आपको शिशुनाग वंश के बारे में बताएंगे। तो इसे सत्ता से भगा दिया गया था। उसके बाद में शिशुनाग जो था उसको बैठाया गया था गद्दी पर, और जैसे ही वो बैठा गद्दी पर, शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी वहीं से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसे नोट करें और पढ़ते रहिए। उसके बाद में देन अगली क्लास में, अगले लेक्चर में आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।